जरा कल्पना कीजिए प्राचीन बेबीलोन शहर का एक दृश्य। एक ऐसा शहर जिसकी भव्यता की कहानियां आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। हाँ, और एक तरफ जहाँ अपार संपत्ति है, सोने से जड़े शानदार रथ चौड़ी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, और वो दुनिया के अजूबों में शुमार हैंगिंग गार्डन्स, मतलब हर तरफ बस विलासिता, व्यापार और अमीरी का जश्न है। पर ठीक उसी सड़क के किनारे एक नीची दीवार पर बहुत ही हताश बैठा है बंजीर। बंजीर जो पूरे शहर का सबसे बेहतरीन रथ बनाने वाला कारीगर है। और उसके पास ही खड़ा है उसका सबसे अच्छा दोस्त कोबी, जो एक बेहद प्रतिभाशाली संगीतकार है। खैर, इन दोनों की असली कहानी उस भव्यता से बिल्कुल अलग है। देखिए, दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद, बेहतरीन रथ बनाने और सबसे मधुर संगीत रचने के बाद भी बंजीर और कोबी के पर्स बिल्कुल खाली हैं। उनके घरों में खाने के लाले पड़े हैं, वो गरीबी के बोझ तले दबे हैं। एक तरफ अथाह दौलत और दूसरी तरफ बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष। ये विरोधाभास सच में हैरान करने वाला है ना? आज की ये गहन चर्चा शुरू होती है, ये सिर्फ प्राचीन बेबीलोन की कहानी नहीं है, बल्कि आज के दौर की भी सबसे बड़ी सच्चाई है। मतलब महीने की शुरुआत में लोगों के बैंक खातों में सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में ईएमआई, बिल और किरायों में गायब हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं उस बंजीर और कोबी की तरह ही महसूस करता है, सब कुछ करने के बाद भी खाली हाथ। और इसीलिए आज हम जॉर्ज एस क्लासन द्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के पन्नों में उतरेंगे। बिल्कुल। इस गहन चर्चा का हमारा मिशन इस किताब में छिपे उन प्राचीन आर्थिक रहस्यों को डिकोड करना है, जो आज के दौर के कर्ज और आर्थिक तंगी के दौर में किसी जीवन रक्षक से कम नहीं है। ये किताब सिर्फ धन के बारे में बात नहीं करती, यह दरअसल इंसान की मानसिकता के बारे में है। पूरी किताब एक ही मुख्य दर्शन पर आधारित है, खाली पर्स का इलाज। खाली पर्स का इलाज क्या ये? इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बंजीर और कोबी अपनी इस तंगी से परेशान होकर अपने बचपन के दोस्त अरकाद के पास जाते हैं ना? हाँ, अरकाद जो अब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि अरकाद कोई पैदाइशी रईस नहीं था। वो तो बस रिकॉर्ड रूम में मिट्टी की स्लेटों पर लिखने वाला एक आम साधारण सा क्लर्क या नकल नवीस था। यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली पहलू है। अरकाद अपने दोस्तों को बताता है कि उसने ये रहस्य एक बहुत ही अमीर साहूकार अलोमश से सीखा था। अरे वाह, साहूकार अलोमेश, उसने ऐसा क्या सिखाया था? अलोमेश ने अरकाद से एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंकाने वाला सवाल पूछा था। उसने कहा, तुम अपनी कमाई का क्या करते हो? तो अरकाद ने क्या जवाब दिया? उसने स्वाभाविक रूप से कहा कि वो कपड़े वाले को मोची को और खाने वाले को पैसे देता है। इस पर अलोमेश ने जो जवाब दिया वो पूरी किताब की नींव है। क्या जवाब था वो? अलोमेश ने कहा, तुम सबको भुगतान करते हो लेकिन खुद को भुगतान करना भूल जाते हो। बाप रे, यहाँ मुझे एक आधुनिक तुलना याद आ रही है। आज के समय में जब सैलरी आती है तो हम तुरंत मकान मालिक को किराया देते हैं, किराने वाले का बिल चुकाते हैं, मोबाइल कंपनी और स्ट्रीमिंग सेवाओं को पैसे देते हैं। बिल्कुल, लेकिन उस इंसान को पैसे देना भूल जाते हैं जिसने महीने भर पसीना बहाया है, यानी खुद को। आजकल तो यूपीआई और वन क्लिक चेकआउट ने पैसे खर्च करना इतना आसान बना दिया है कि सोचने का समय ही नहीं मिलता। हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। अलोमेश का नियम कहता है कि आपकी कमाई का एक हिस्सा हमेशा आपका अपना होना चाहिए। और वो हिस्सा कितना होना चाहिए? कम से कम 10%। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये इतना कठिन क्यों है? क्योंकि हम अक्सर आवश्यक खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी आमदनी कम है इसलिए हम बचा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जब अरकाद ने सम्राट के आदेश पर 100 लोगों को खाली पर्स के साथ इलाज सिखाने शुरू किए तो सबसे पहले उसने यही कहा, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। मुझे याद आ रहा है, उसने अंडों की टोकरी का उदाहरण दिया था, है ना? हाँ, अगर कोई रोज टोकरी में 10 अंडे डाले और 9 निकाले तो क्या होगा? टोकरी भर जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सिद्धांत रूप में ये बहुत आसान लगता है। असली जिंदगी में जो लोग पहले से कर्ज में हैं, वो कैसे बचाएंगे? यही तो अरकाद का दूसरा सिद्धांत आता है, अपने खर्चों को नियंत्रित करें, यानी बजट बनाएं। लेकिन एक सवाल है, क्या बजट बनाना सच में जीवन के आनंद को खत्म नहीं कर देता? ये बहुत ही आम सवाल है।
किताब में भी लाल और सुनहरे वस्त्र पहने एक आदमी ने ठीक यही सवाल उठाया था कि बजट इंसान को एक बोझा ढोने वाले खच्चर की तरह बना देता है। हाँ, लेकिन अरकाद ने इसका जो जवाब दिया वो नजरिए को पूरी तरह बदल देने वाला है। उसने कहा कि बजट का उद्देश्य खुशियां छीनना नहीं है। तो फिर क्या है? अगर एक खच्चर अपना बजट खुद बनाए तो क्या वो अपनी पीठ पर भारी गहने और कालीन ला देगा? बिल्कुल नहीं। वो अपने लिए सिर्फ पर्याप्त चारा और पानी रखेगा। क्या बात है! यानी बजट दरअसल हमारे पर्स में होने वाले उन छोटे छोटे रिसावों या लीकेजेस को रोकता है जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। एकदम सही। अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है जिसे पार्किंसंस लॉ कहा जाता है। हमारा खर्च हमेशा हमारी आमदनी के बराबर होने के लिए बढ़ ही जाता है, जब तक कि हम सचेत होकर उसे रोके नहीं। बिल्कुल। बजट वह उपकरण है जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण इच्छाओं की रक्षा करता है। तो मान लीजिए किसी ने खुद को भुगतान करना शुरू कर दिया और बजट बनाकर खर्चों पर नियंत्रण भी पा लिया, पैसा जमा होने लगा। लेकिन क्या सिर्फ पैसा जमा करने से कोई अमीर बन सकता है? केवल पैसा बचाना तो बस आधी लड़ाई जीतना है। असली दौलत तब बनती है जब वो पैसा काम पर लगाया जाए। यहीं आता है तीसरा इलाज, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। इसका कोई उदाहरण था किताब में? हाँ, अरकाद ने एक किसान का उदाहरण दिया जिसने अपने बेटे के जन्म पर साहूकार के पास चांदी के 10 सिक्के जमा किए। हर 4 साल में उस पर ब्याज मिलता गया और वो ब्याज मूलधन में जुड़ता गया, है ना? बिल्कुल। जब बेटा 50 साल का हुआ तो वे 10 सिक्के बढ़कर 167 से ज्यादा हो गए। ये चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग की शक्ति है। यह उदाहरण बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग इस घातांकीय वृद्धि या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आसानी से समझ नहीं पाता। हमें लगता है कि पैसा बस धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, हम विजुअलाइज नहीं कर पाते कि लंबे समय में ब्याज पर ब्याज कैसे एक पहाड़ बन सकता है। इसीलिए लोग रातों रात अमीर बनने के छोटे रास्ते खोजते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। अरकाद ने समझाया कि बचा हुआ हर एक सिक्का एक गुलाम की तरह है जिसे आपके लिए काम करना चाहिए, और उस गुलाम के बच्चे यानी ब्याज को भी आपके लिए काम करना चाहिए। सही कहा। लेकिन जब पैसा हाथ में आता है तो एक नई असुरक्षा पैदा होती है। इसीलिए चौथा इलाज बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी पूंजी की रक्षा करें। अरे हाँ, यहाँ वो ईंट बनाने वाले अजमर की कहानी याद आती है। अरकाद ने अपनी जिंदगी की पहली बचत उसी ईंट निर्माता को दे दी थी ताकि वो समुद्री यात्रा पर जाकर दुर्लभ रत्न खरीद लाए। और हुआ क्या? फिनिशियंस ने उस अनुभवहीन ईंट बनाने वाले को कांच के टुकड़े पकड़ा दिए और अरकाद की महीनों की सारी बचत एक झटके में डूब गई। बाप रे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के दौर में कोई व्यक्ति अपने जिम ट्रेनर से स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में निवेश करने की सलाह ले ले। बिल्कुल। फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो के चक्कर में लोग बिना सोचे समझे अनजान योजनाओं में पैसा लगा देते हैं। तो पूंजी की रक्षा का मतलब है कि पैसा सिर्फ वहीं लगाएं जहां मूलधन सुरक्षित हो और जहां से उसे वापस पाया जा सके। इसके बाद अरकाद ने 5वां, 6वां और 7वां इलाज बताया। अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं, भावी आमदनी सुनिश्चित करें और अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। अपनी कमाने की क्षमता मतलब अपनी स्किल्स को बेहतर करना। हाँ, अरकाद के पास एक युवक आया जिसने कहा कि वो अमीर बनना चाहता है। अरकाद ने समझाया कि अमीर बनना कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, ये एक धुंधली इच्छा है। लक्ष्य ठोस होना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई तय करता है कि उसे 5 सोने के सिक्के कमाने हैं तो ये एक ठोस लक्ष्य है। छोटे लक्ष्य हासिल करने से दिमाग बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार होता है। ये सारे सिद्धांत बहुत ही तार्किक हैं, लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है, तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? क्या अमीर लोग सिर्फ किस्मत वाले होते हैं? किताब के सौभाग्य की देवी वाले अध्याय में ज्ञान के मंदिर ने इस पर एक लंबी और गहरी बहस होती है। हाँ, कुछ लोगों का मानना था कि जुए के अड्डे या घुड़दौड़ में किस्मत चमकती है। लेकिन अरकाद स्पष्ट रूप से समझाता है कि जुए के अड्डे हमेशा मालिक के पक्ष में काम करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। वहां सौभाग्य की देवी कभी नहीं जाती। तो वो जाती कहाँ है? वह देवी केवल वहीं जाती है जहां इंसान मेहनत करता है और अवसरों का सम्मान करता है। इस बात को समझाने के लिए स्रोत में जो 2 कहानियां हैं वो कमाल की हैं। पहली कहानी उस व्यापारी की थी जिसने जमीन खरीदने में टालमटोल की। हाँ, उसने सोचा कि अभी बहुत समय है और अपनी बचत महंगे कपड़ों पर खर्च कर दी। बाद में किसी और ने वो जमीन खरीदकर भारी मुनाफा कमाया। और दूसरी कहानी उस पशु खरीदार की थी जिसे रात के अंधेरे में एक किसान मिला।
किसान के पास 900 भेड़ें थीं और उसे तुरंत पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो बहुत सस्ते में बेच रहा था। लेकिन खरीदार हिचकिचाया। उसने सोचा कि सुबह पैसे देगा, और सुबह होते ही युद्ध की आशंका के चलते भेड़ों के दाम 3 गुना हो गए। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो टालमटोल या प्रोकास्टिनेशन सबसे बड़ा विलेन है। बिल्कुल, अफसर किसी का इंतजार नहीं करता। सौभाग्य कोई जादू नहीं है। सौभाग्य की देवी केवल कर्मशील व्यक्तियों पर मेहरबान होती है। अफसर और ज्ञान की इस बात पर मुझे अरकाद के बेटे नुमासीर की कहानी याद आ रही है। वो कहानी धन के मनोविज्ञान को और भी गहराई से समझाती है। अरकाद ने अपने बेटे की परीक्षा लेने के लिए उसे सोने की मोहरों से भरी एक थैली दी और साथ में एक मिट्टी की स्लेट दी जिसपे धन के 5 नियम लिखे थे। बिल्कुल, और नुमासीर ने वही क्लासिक गलती की जो अक्सर युवा जोश में की जाती है। उसने मिट्टी की स्लेट पर लिखे ज्ञान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि पैसा ही सब कुछ है। उसने अपना सारा पैसा घुड़दौड़ में और फिर एक अनुभवहीन व्यापारी के साथ धोखेबाज पार्टनरशिप में गंवा दिया। और जब वो पूरी तरह से सड़क पर आ गया, तब जाकर उसे उस स्लेट की याद आई। उन 5 नियमों का सार यही था कि धन खुशी खुशी उस इंसान के पास आता है जो अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाता है और समझदार मालिक के पास टिकता है। लेकिन जो लोग रातों रात अमीर बनने की लालसा में असंभव योजनाओं में पैसा लगाते हैं, धन उनसे दूर भाग जाता है। नुमासीर ने फिर शून्य से शुरुआत की, विशेषज्ञों की सलाह ली और 10 साल बाद अपने पिता को सोने की 3 थैलियां वापस ला कर दी। यह साबित करता है कि पैसे से ज्यादा पैसे के नियम महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो एक नई समस्या जन्म लेती है, उसे बचाए रखना, खासकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से। भाले बनाने वाले रोडन की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। रोडन को राजा से इनाम में सोने की 50 मोहरें मिली, एक बहुत बड़ी रकम, और उसकी बहन चाहती थी कि वो पैसा वो अपने पति को दे दे ताकि वो एक बड़ा व्यापारी बन सके। परेशान होकर रोडन बेबीलोन का सबसे अनुभवी साहूकार मैथन के पास सलाह लेने जाता है। मैथन उसे बैल और खच्चर की एक बहुत ही प्रासंगिक कहानी सुनाता है। वो कहानी जहाँ खच्चर बैल को बीमार पड़ने का नाटक करने की सलाह देता है। हाँ, और नतीजतन किसान खच्चर को बैल की जगह जोत देता है और खच्चर को बैल का सारा भारी काम करना पड़ता है। मतलब किसी की मदद ऐसे मत करो कि उसका बोझ तुम्हारे ही कंधों पर आ जाए। बिल्कुल। मैथन का एक निशानी वाला संदूक भी बहुत मशहूर था। वो जिस किसी को भी कर्ज देता था, उससे कोई ना कोई कीमती निशानी रख लेता था, ताकि उसे याद रहे कि कर्ज सिर्फ भावनाओं की बुनियाद पर नहीं दिया जाना चाहिए। सुरक्षित कर्ज वही है जो चरित्र, क्षमता और संपत्ति के आधार पर दिया जाए। कर्ज की बात हो ही रही है तो दाबासीर की कहानी को कैसे भूल सकते हैं। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो आज भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। दाबासीर एक ऊंटों का व्यापारी था। अपनी हैसियत से ज्यादा दिखावा करने के चक्कर में वो भयानक कर्ज में डूब गया। और जब कर्जदार परेशान करने लगे तो वो भागकर सीरिया चला गया, जहां उसे गुलामों वाली जिंदगी जीनी पड़ी। ये इस किताब का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। जब दाबासीर गुलाम था, तब उसे एहसास हुआ कि एक गुलाम की मानसिकता और एक आजाद इंसान की मानसिकता में क्या फर्क होता है। कर्ज इंसान की आत्मा को कुचल देता है। जब उसने तय किया कि वो अब और भागकर नहीं जिएगा, तो वो वापस बेबीलोन आया। उसने अपने कर्जदारों का सामना किया और एक योजना बनाई। वो योजना थी 10% अपनी बचत के लिए, 70% अपने घर के खर्च के लिए और 20% अपने कर्ज चुकाने के लिए। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या कर्ज लेना हमेशा बुरा होता है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। सही कहा। समझदारी से लिया गया कर्ज, जैसे व्यापार बढ़ाने के लिए, वो उत्पादक कर्ज है। लेकिन दिखावे के लिए लिया गया उपभोक्ता कर्ज इंसान को गुलाम बना देता है। दाबासीर ने उसी 20% के नियम पर टिके रहकर अपना सारा कर्ज चुकाया। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटें जिन्हें आज जिंदगी में लागू किया जा सकता है, तो वो क्या होंगी? सबसे पहला कदम, अपनी आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा हमेशा पहले खुद को भुगतान करें, उसे खर्च न करें। दूसरा, अपने धन की रक्षा करें और केवल विशेषज्ञों से ही सलाह लें। भावनाओं में बहकर पैसा निवेश न करें। जैसा अरकाद ने कहा था, गडरिये से सितारों के बारे में मत पूछिए। और तीसरा, टालमटोल की आदत को खत्म करें। जब सही अवसर सामने हो तो तुरंत एक्शन लें। अगर हम पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो दौलत कोई जादू नहीं है। असली दौलत ज्ञान, अनुशासन, धैर्य और निरंतरता से पैदा होने वाली एक प्रक्रिया है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले
एक बहुत ही गहरा विचार है। प्राचीन बेबीलोन एक ऐसा शहर था जहां कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, न जंगल न खदानें। वो सिर्फ एक सूखी घाटी में बसा हुआ एक साधारण सा शहर था। फिर भी वो प्राचीन विश्व का सबसे अमीर शहर कैसे बना? सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों के दिमाग और उनकी आर्थिक समझ की बदौलत। ये तथ्य सचमुच इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। सारा खेल मानसिकता का ही है। ये एक सीधा सवाल है। हम अपने आर्थिक स्थिति के लिए संसाधनों की कमी का जो बहाना बनाते हैं, क्या वो सच में हमारी तरक्की रोक रहा है? बिल्कुल, असली कमी हमारे आर्थिक ज्ञान में है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। एकदम सही बात है। उस बंजीर रथ बनाने वाले की तरह हमें सिर्फ हताश होकर नहीं बैठना है, बल्कि धन के नियम आज से ही लागू करने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज का अगला भाग सुनने को मिले और चैनल पर जीवन बदलने वाली ऐसी और भी शक्तिशाली किताबों के बारे में जाना जा सके।